हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, जो आपका है गुरुत्वाकर्षण। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ हल्की फुल्की बातें की थी, है ना। वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रह्मांड का कोई भी पिंड, है ना, ब्रह्मांड के प्रत्येक अन्य पिंड को अपनी ओर खींचता है, यानी वह अन्य पिंडों पर आकर्षण का एक बल लगाता है। इस बल को क्या कहा जाता है? तो आंसर है, इस बल को कहा जाता है बच्चों गुरुत्वाकर्षण का बल। यानी किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है। पहला पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचता है तथा दूसरा पिंड पहले पिंड को अपनी ओर खींचता है। पिंडों के मध्य या कणों के मध्य या किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला यह जो आकर्षण का बल है, इसको क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का बल। ओके, अब किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उस बल को हम किस प्रकार से मापते हैं, उस बल का मान कितना होता है, तो यह हमें पता लगता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से। तो बच्चों, यह चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, साथ में आपको नोट्स बनाने हैं और आप पहला हेडिंग डाल लीजिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। देखो बच्चों, आपके पास r दूरी पर दो पिंड है। आपके पास r दूरी पर दो पिंड है। पहले पिंड का द्रव्यमान है m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान है m2। बीच की दूरी कितनी है? r। बच्चों, पिंडों के बीच की दूरी से यहाँ यह मतलब है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? r। अब हमें यह जानना है कि यह दूसरा पिंड पहले पिंड को अपनी ओर किस मान के बल से खींच रहा है, तथा यह पहला पिंड इस दूसरे पिंड को अपनी ओर किस आकर्षण के बल से खींच रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका परिमाण क्या है। तो बच्चों, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। लिखिए, इस नियमानुसार है ना, स्टेटमेंट अच्छे से आपको याद भी कर लेना है। इस नियमानुसार, फंडामेंटल लॉ है बच्चों नेचर का, फिजिक्स का। इस नियमानुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्यरत या लगने वाला, पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टेटमेंट क्या है बच्चों, गौर से देखो, है ना। कोई भी दो पिंड है ब्रह्मांड में, कोई भी दो पिंड है बच्चों, है ना, चाहे वो कितने ही नज़दीक है, चाहे वो कितने ही दूर है, कोई भी दो पिंड है ना, उनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है, ठीक है, वो बल बच्चों उन पिंडों के जो द्रव्यमान होते हैं उनके गुणनफल के, पहली बात देखो, द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, और उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो मान लीजिए ये पहला पिंड है, ये दूसरा पिंड है, इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2। दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है, r, बीच की दूरी कितनी है, r, ठीक है। तो बच्चों इनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है, जिसे मैं F से लिख रहा हूं, किससे लिख रहा हूं, F से, इसका मान क्या होगा, तो जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसके अनुसार ये बल पहले पिंड के द्रव्यमान तथा दूसरे पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी m1 गुणा m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनके बीच का जो दूरी r है इसके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। यानी आप लिख सकते हो F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 गुणा m2 बटा r स्क्वायर। कहने का मतलब कि यदि दो पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल यदि बढ़ेगा तो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, और यदि यह गुणनफल घटेगा तो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। तथा यदि बीच की दूरी कम होगी, यानी पिंड यदि पास पास आएंगे, है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, और पिंड यदि दूर दूर हो, यानी उनके बीच की दूरी यदि ज़्यादा हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 गुणा m2 बटा r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बच्चों आप यदि F का वैल्यू लिखोगे, है ना, तो बच्चों अनुक्रमानुपाती नियतांक आएगा, जिसको न्यूटन ने लिखा बड़े जी से। किससे लिखा बच्चों, बड़े जी से। और m1 m2 और बट्टे में बोलो मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, r स्क्वायर, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ बच्चों 1 नंबर, है ना, और इसको आप बॉक्स में चमका दो, ठीक है। ये जो आपका बच्चों फॉर्मूला है ना, यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का गणितीय रूप है। इससे आपको पता लग रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती है ना, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो बच्चों आप लिखोगे समीकरण एक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को बताती है। बच्चों एक चीज देखो, यहाँ समीकरण 1 में, है ना, कैपिटल जी क्या होता है बच्चों, समानुपाती नियतांक, है ना। समानुपाती का चिन्ह आपने हटाया था और इसकी जगह जो आपने कांस्टेंट लिखा वो कैपिटल जी है ना। तो ये समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है। इसको क्या बोलते हैं, तो आप लिखेंगे जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं।
जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। कैपिटल जी को क्या कहा जाता है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। ये मैं हटा देता हूँ। अब इसका मान कितना होता है? इसका मान कितना होता है? तो बच्चों आप लोग लिखेंगे, सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, लगातार लिखेंगे। इसका मान लिखो बच्चों, कैपिटल जी बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है। अब इसका यदि मात्रक लिखा जाए तो बच्चों आप इस सूत्र से देखो, है ना, इस सूत्र से देखो। ठीक है, इस सूत्र से आप g का मान निकालो। किसका मान निकालो? g का। तो ये क्या आएगा बच्चों? ये आएगा देखो f, और गुणा में क्या आएगा? r² और बट्टा में क्या आएगा? m1 गुणा m2। ठीक है। अब आपको चाहिए बच्चों इसका मात्रक। तो f का मात्रक आपका न्यूटन होता है, r दूरी है और इसका वर्ग है तो ये आएगा मीटर²। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम गुणा किलोग्राम, ये बोलो क्या आ जाएगा? किलोग्राम²। तो ये इसका SI मात्रक हो जाएगा। तो SI मात्रक क्या आएगा बच्चों? न्यूटन गुणा मीटर² और बट्टा में क्या आएगा? किलोग्राम²। क्या है ये? g का मान। g का मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन गुणा मीटर² और बट्टा में क्या आएगा? किलोग्राम²। बच्चों ये जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, है ना, इसका मान प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में सर्वप्रथम वैज्ञानिक केवेंडिश ने निकाला था। न्यूटन ने नहीं निकाला बच्चा इसका मान। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम इसका मान वैज्ञानिक केवेंडिश से निकाला था। और वो मान कितना आया? 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन गुणा मीटर² और बट्टे में किलोग्राम²। ठीक है। तो दोबारा सुने, आप लोगों को क्या चीज़ याद रखनी है बच्चों? पहले पिंड का द्रव्यमान यदि कितना है? m1, दूसरे का द्रव्यमान कितना है? m2, बीच की दूरी कितनी है? r, है ना। तो इनके मध्य में जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, उसका मान कितना होगा भाई? तो आंसर है ये होगा g, पहले पिंड का द्रव्यमान गुणा दूसरे पिंड का द्रव्यमान और बट्टा में क्या लिखोगे बच्चों? बीच की दूरी का वर्ग। बट्टा में क्या लिखोगे? बीच की दूरी का वर्ग। यानी आपका F बराबर क्या होगा? g m1 m2 बट्टा r²। ये क्या होता है बच्चों? तो आंसर ये होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है। यहाँ g क्या होता है? तो आंसर है सार्वत्रिक नियतांक। इसका मान कितना होता है? तो आंसर है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन गुणा मीटर² और बट्टे में क्या है? किलोग्राम²। ओके बच्चों, अब इनके बीच में जो ये गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, यदि इस चित्र में उन बलों को निरूपित किया जाए तो कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से देखना। बल एक सदिश राशि है और सदिश राशि को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एरो से। एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड होता है ना, और एरो का जो निशान है वो डायरेक्शन को बताता है। तो बच्चों देखो, पहले पिंड पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसको मैं इस प्रकार से प्रदर्शित करूंगा। पहले पिंड पे देखो मैंने ये तीर बना दिया। पहले पिंड पे देखो बच्चों मैंने ये तीर बना दिया। यह जो तीर है वो पहले पिंड पे लगने वाला बल है, यानी F1 है। और ये बल कौन लगा रहा है? दूसरा पिंड। इसको कौन खींच रहा है? दूसरा पिंड, है ना। कौन खींच रहा है? दूसरा पिंड। तो बच्चों यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? 2। तो इसको ज़रा रीड करना सीख लो आप।
बच्चों यहाँ ये लिखा हुआ है ना, वैसे आप जानते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप ये चीज़ें पढ़ चुके हो। इसका मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड तो ये वाला हो गया और डायरेक्शन ये वाला हो गया। दूसरा पिंड इस पिंड को अपनी ओर ऐसे खींच रहा है। ओके, ठीक इसी प्रकार दूसरे पिंड पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है उसको प्रदर्शित करूंगा मैं इस प्रकार से। इसके ऊपर भी बच्चों एक एरो बना दूंगा सेम साइज का, जितना साइज का एरो ये है उतना ही साइज का एरो ये है, बट इस एरो का डायरेक्शन पहले के विपरीत है ना। ये वाला जो एरो है ये किसको बताता है? फोर्स ऑन पार्टिकल 2। और कौन लगा रहा है? पहला लगा रहा है। कौन लगा रहा है? पहला लगा रहा है। दूसरे पिंड पे लगने वाला बल है और इसको कौन खींच रहा है? पहला खींच रहा है। कौन खींच रहा है? पहला खींच रहा है। ठीक है, अब आपके माइंड में एक प्रश्न आता होगा कि भाई दो पिंडों के मध्य यदि आकर्षण का बल कार्य करता है तो वो दोनों पिंड चुंबक की तरह, जैसे चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के यदि नज़दीक रख दिए जाएं तो एक दूसरे को खींच लेते हैं। वैसे ये खींचते क्यों नहीं? जैसे आपके पास बच्चों इस प्रकार से ये दो पेन हैं, ये भी दो पिंड है। पहले पेन को दूसरा पेन अपनी ओर खींच रहा है और दूसरे पेन को पहला पेन अपनी ओर खींच रहा है, फिर भी ये अपनी स्थिति में बने रहते हैं। 1 नंबर केस। 2 नंबर केस, यदि आप किसी पिंड को मुक्त रूप से छोड़ते हो तो दूसरा पिंड आपका पृथ्वी है और पहला पिंड ये पेन है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है कि गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण इस पिंड को अपनी ओर खींच लेती है और पिंड जो है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है। किसके कारण गिरता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो भाई पिंड को पृथ्वी ने तो खींच लिया, ठीक है, वहां तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको प्रेक्षित हो रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन किन्हीं भी अन्य दो वस्तुओं के मध्य आपको यह बल प्रेक्षित नहीं हो रहा। आप जिस रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हो वहाँ बच्चों 2 बुक्स पड़ी होंगी, 2 चेयर्स पड़ी होंगी, 1 चेयर है, 1 बुक्स है, 2 पेन पड़े होंगे, उनके मध्य भी गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य कर रहा है, लेकिन वो आपको प्रेक्षित होता हुआ दिखाई नहीं देता। उनके मध्य आपको बल, पृथ्वी जिस प्रकार से वस्तुओं को खींचती हुई नजर आती है वैसे वो बल नजर नहीं आता। इसका कारण क्या है? तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, यह जो फार्मूला है इसमें जो ये जी है इसका मान अत्यंत सूक्ष्म है। इसका मान बच्चों अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म कितना है? गौर से देखो। इस नंबर को तो फिर भी छोड़ दो आप, बोलो बच्चों कितना है? कितना है? 10 की घात -11। 10 की घात -11। इस कारण पिंडों के मध्य लगने वाला यह जो बल है इसका मान बहुत कम होता है और बहुत कम होने का मतलब ये एक वीक फोर्स होता है। ये एक वीक फोर्स होता है। उदाहरण के रूप में मान लो इसका जो द्रव्यमान है वो आपका 2 किलोग्राम है और इसका द्रव्यमान भी 2 किलोग्राम है ना, और 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं, तो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है इसका मान क्या होगा? तो बच्चों आप निकालोगे F बराबर, है ना। मैं मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। जी का मान मैं रख देता हूँ बच्चों, चलो लिख देता हूँ 6.67 गुणा 10 की घात -11। M1 कितना है? 2 किलोग्राम। M2 कितना है? 2 किलोग्राम बट्टा बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो मैं क्या कर दूंगा? 1 का वर्ग। इसको सोल्व करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 को इसको लगभग 7 मान लो, कितना? 28 गुणा 10 की घात -11 और 28 गुणा 10 की घात -11 का मतलब क्या है? 28 गुणा 10 की घात -11 का मतलब क्या है? बट्टे में क्या है? +11 और बट्टे में +11 इसका मतलब ये कितना आएगा बच्चों? 0 पॉइंट, आप लोग देखना 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 और फिर आएगा बच्चों न्यूटन। यानी कितना बल लग रहा है इनके बीच में? 0.0000000028 न्यूटन, और ये लगभग कितना है बच्चों? 0। यानी इनके बीच में जो
गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है उसका मान अत्यंत सूक्ष्म है, तो ये पिंड अपने स्थान पर बने रहेंगे क्योंकि इनमें जड़त्व का भी गुण है, स्थिर अवस्था का जड़त्व है। वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है जब तक कि पर्याप्त बल ना लगे। बच्चों इन पे जो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, बल तो लग रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आवश्यक नहीं है कि बल लगने के कारण वस्तु में विस्थापन हो या वस्तु के वेग में परिवर्तन हो या वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो। यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो पर्याप्त मान का बल नहीं है, और पर्याप्त मान का बल नहीं है तो ये दोनों पिंड यही रहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आप देखेंगे जी का मान क्या है बताओ, जी का मान क्या है बताओ, अत्यंत सूक्ष्म। जी का मान क्या है बताओ, अत्यंत सूक्ष्म, है ना। इसके कारण यह जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह बहुत छोटे मान का होता है, यानी यह क्या होता है, दुर्बल। लेकिन बच्चों यदि दोनों पिंडों में यदि एक पिंड बहुत अधिक भारी हो, दोनों भारी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि एक भी पिंड भारी हो, जैसे एक पिंड पृथ्वी है आपका, तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो बहुत ज़्यादा होता है ना। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, ऑर्डर होता है 10 की घात 24 किलोग्राम, बहुत ज़्यादा होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, है ना। तब यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है और यह हमें प्रेक्षित होने लगता है। तो सामान्य पिंडों में नहीं दिखाई देता, है ना। एक पिंड यदि बहुत अधिक भारी हो या फिर दोनों ही पिंड बहुत अधिक भारी हो तो इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है और वो हमें प्रेक्षित होने लगता है। तो बच्चों आज की क्लास का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, और यह फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। एक बात आपको और बताता हूँ, +2 में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट, है ना। और वो चैप्टर और ये वाला चैप्टर एकदम से सिमिलर है, एकदम से एक जैसे हैं। जो बच्चा इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेगा ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उस बच्चे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, एकदम सिमिलर चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है। तो दोबारा सुन लो, पिंड का द्रव्यमान m1, पिंड का द्रव्यमान m2, बीच की दूरी कितनी r, दोनों के मध्य क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उसका मान कितना होता है, सार्वत्रिक नियम से आप जानते हो, F बराबर G m1 m2 बटा r²। G क्या होता है, सार्वत्रिक नियतांक, इसका मान कितना होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके बच्चों, चलो यहाँ एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं बच्चों, एक छोटा सा यहाँ सवाल कर लेते हैं, है ना। कैपिटल जी की विमा लिखो, कैपिटल जी की विमा लिखो, ये सवाल आ गया मान लो, है ना। या पूछ लिया कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक की विमा लिखो, ये पूछ लिया। तो फार्मूला आपको याद है, फार्मूला याद है ना। फार्मूला याद है तो मात्रक आप वहाँ से निकाल लोगे। तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को कैसे करना है, मात्रक याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रहता तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए। सार्वत्रिक नियम क्या है, G m1 m2 और बट्टे में क्या लिखते हो, r²। तो यहाँ से बच्चों G का जो मात्रक है, G का जो मात्रक है वो निकालना है, तो G का मान निकालो, क्या आएगा बच्चों, F गुणा r² और बट्टे में क्या आएगा, m1 गुणा m2। F बोलो क्या है, न्यूटन, r² बोलो क्या है, मीटर स्क्वायर, किलोग्राम गुणा किलोग्राम बोलो क्या है, किलोग्राम का स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास आ गया G का मात्रक। मात्रक आ गया तो डायमेंशन लिखने में आपको दिक्कत आना ही नहीं। न्यूटन, है ना, बल कितना होता है, 112, कितना होता है, 112। तो m1 L1 T-2, ये 112। मीटर स्क्वायर तो बच्चों क्या लिखोगे, L2, है ना। किलोग्राम स्क्वायर तो बोलो बच्चों क्या लिखोगे, m2, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ये m1 है, ये m2 है, एक m कटेगा, नीचे m की घात 1 बचेगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो m और इसका घात आना है बच्चों -1। ये 1 है और ये 2 है,
तो बोलो बच्चों L का घात कितना हो जाएगा 3, और T का घात बोलो बच्चों कितना है -2। क्या है ये? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का डायमेंशन। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इवन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रकार का सवाल कई बार पूछा गया है, कई बार पहले पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखो, हम लोग लिखेंगे जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी विशेषताएं। इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है या क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली बात, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य लगता है। किसके मध्य लगता है? दो पिंडों के मध्य लगता है। मान लो ये आपका पहला पिंड है, इसका द्रव्यमान बोलो कितना है m1। ये आपका दूसरा पिंड है, इसका द्रव्यमान बोलो कितना है m2। चलो पिंड को थोड़ा ऐसा बना देते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगे, ये अंदर मास है ना इसलिए, ओके। बीच का दूरी कितना है बच्चों? r। बीच का दूरी कितना है? r। इनके बीच में जो बल लगेगा उसका मान क्या होगा? तो सार्वत्रिक नियम कहता है G गुणा दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल और बीच की दूरी का वर्ग बट्टे में आ जाना है। ये वाला बल लगेगा। ये वाला जो बल है इसको क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगला हेडिंग आप डाल के लिखो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं। बच्चों पहली विशेषता बताता हूं आपको, हमेशा ध्यान में रखना, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। पहली विशेषता आपको बताता हूं, यह सदैव आकर्षण की प्रकृति का होता है। आकर्षण की प्रकृति का होता है। बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण की प्रकृति का होता है। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ोगे बच्चों कि प्लस और प्लस दो चार्ज हैं या माइनस और माइनस दो चार्ज है, इनको बोलते हैं बच्चों लाइक चार्जेज या समान प्रकृति के आवेश या सहजातीय आवेश। इनके बीच में बच्चों प्रतिकर्षण होता है, ये एक दूसरे को धक्का मारते हैं। जैसे चुंबक का नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को धक्का मारते हैं, दूर फेंकते हैं, यानी प्रतिकर्षण का बल लगता है। ऐसे ही यदि एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज माइनस है, यानी विपरीत प्रकृति के हैं, तो इनके बीच में आकर्षण भी होता है। या चुंबक में देखो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, तो इनके बीच में आकर्षण भी होता है। तो चुंबक के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। एक जैसे पोल हैं तब प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति के पोल हैं तब आकर्षण, एक जैसे आवेश हैं तब प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेश है तब प्रतिकर्षण। बच्चों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बोला जाता है विद्युत बल। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को बोला जाता है चुंबकीय बल। तो बच्चों चुंबकीय बल आकर्षण प्रकृति का भी होता है और प्रतिकर्षण की प्रकृति का भी होता है। इसी प्रकार विद्युत बल भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों प्रकार का हो सकता है। बट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो सदैव आकर्षण प्रकृति का ही होता है। यानी दो पिंडों में द्रव्यमान के कारण जो बल कार्य करता है वो कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता, ऑलवेज क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता देखो बच्चों, दूसरी विशेषता देखो बच्चों, यह केंद्रीय बल है। महत्वपूर्ण बात है, यह केंद्रीय बल है। कौन सा बल है? केंद्रीय बल। अब बच्चों केंद्रीय बल किसको कहा जाता है? केंद्रीय बल किसको कहा जाता है? केंद्रीय बल उन बलों को कहा जाता है जो दो कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करे। दो कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करे। तो बच्चों ये आपका पहला कण है, ये आपका दूसरा कण है। दोनों को मिलाने वाली रेखा देखो ये है, दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है। तो पहले पिंड पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है वो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, यानी इस दिशा में लगता है। ये बल इधर नहीं लगता, इधर नहीं लगता, इधर नहीं लगता, इधर नहीं लगता। जो मिलाने वाली रेखा है उसके अलोंग लगता है, उसके अनुदिश लगता है। इसी प्रकार दूसरे पिंड पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, जो पहला पिंड लगाता है,
वो बच्चों इस प्रकार से लगता है, ये इसे अपनी ओर खींचता है और यह बल भी मिलाने वाली रेखा के अलोंग ही लग रहा है, इस रेखा के अनुदिश ही लग रहा है। और कोई भी ऐसा बल भौतिकी में जो दो कणों को मिलाने वाली रेखा के अलोंग लगे उसको बच्चों सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, और ऐसा नहीं है तो उसको बोलते हैं अकेंद्रीय बल। एक तो होता है केंद्रीय बल और एक होता है अकेंद्रीय बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो कौन सा बल हो गया? केंद्रीय बल। एक्सपेरिमेंटली देखा हुआ है हमारा, ये एक्सपेरिमेंटली देखा हुआ है, ये पहला पिंड है, ये दूसरा पिंड है, खींचेंगे, है ना। और बल का जो दिशा है वो बच्चों पहले पर ये होगा, दूसरे पे ये होगा। यदि बच्चों आपने इन दोनों पिंडों को ऐसे रख दिया, ये पहला और ये दूसरा, तो अब पहले पर बल लगेगा इस वाली दिशा में और दूसरे पे बल लगेगा बच्चों इस वाली दिशा में, यानी बल लगेगा हमेशा मिलाने वाली रेखा के अलोंग, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? केंद्रीय बल। तो बच्चों बताओ केंद्रीय बल क्या होता है ना, और अकेंद्रीय बल क्या होता है? आपको पता लगा? नहीं पता लगा? दोबारा बता देता हूँ। ये आपका पहला पिंड है ना, कौन सा पिंड? पहला पिंड। और ये आपका दूसरा पिंड है, कौन सा पिंड भाई? दूसरा पिंड। बीच की दूरी बोलो बच्चों कितनी है? r, है ना। इस पे जो बल लगेगा वो ये होगा F12, इस पे जो बल लगेगा वो ये होगा F21। केंद्रीय बल है। कौन सा बल है? केंद्रीय बल। यह है केंद्रीय बल है। तो आगे क्या लिखोगे? अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। वो वाला बल जो दोनों पिंडों को या दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगे उसको कौन सा बल बोलते हैं बच्चों? केंद्रीय बल। ओके। नंबर 3, यह दुर्बल बल है। दुर्बल बल है। क्यों है दुर्बल बल? मैंने आपको बताया था जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है उसका मान बहुत छोटा होता है। तो यदि पिंडों के कणों के द्रव्यमान यदि कम है तो उनके मध्य बल इतना सूक्ष्म लगता है, इतना छोटा लगता है कि प्रेक्षित ही नहीं हो पाता, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास ये दो पेन है, दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण का बल तो लग रहा है लेकिन उसका मान इतना छोटा है कि वस्तु में जड़त्व का गुण उससे अधिक है और ये स्थिर है और स्थिर ही रहती है। पहला पेन दूसरे पेन की ओर नहीं चलता, दूसरा पेन पहले पेन की ओर नहीं चलता। बल तो लग रहा है लेकिन बल के कारण अवस्था में परिवर्तन हो यह आवश्यक नहीं है। अवस्था बदलने के लिए पर्याप्त बल चाहिए और गुरुत्वाकर्षण बल इतना छोटा है, उसका मैग्नीट्यूड इतना कम है, इतना दुर्बल है कि छोटी वस्तुओं में वो प्रेक्षित ही नहीं होता। ओके, तो यह दुर्बल बल है। ओके। नंबर 4, यह दीर्घपरासी बल है। यह दीर्घपरासी बल है। अब बच्चों दीर्घपरासी बल है, इसका मतलब बताओ मेरे को आप। मैंने आपको ये कहा है कि यह दीर्घपरासी बल है। कौन सा बल है ये? दीर्घपरासी बल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ? ये दीर्घपरासी बल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह बल यदि पिंडों के बीच की दूरी बहुत अधिक ज़्यादा भी है तब भी काम करता है। बच्चों गुरुत्वाकर्षण का बल दो ग्रहों के मध्य भी कार्य करता है। अर्थ यहाँ है, मून इससे बहुत दूर है, उनके बीच में लगता है। अर्थ और सन के बीच लगता है, अर्थ और जुपिटर के बीच लगता है, यानी दूर दूर स्थित पिंडों के मध्य भी लगता है। ठीक है, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं? दीर्घपरासी। ये अंतरपरमाणुक दूरियों के लिए भी वैलिड होता है। किसी भी लैटिस में पास वाले कोई दो परमाणु है उनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लघु दूरियों पर भी काम करता है और बड़ी बड़ी दूरियों पर भी काम करता है। इसका मतलब ये कौन सा बल है बच्चों? दीर्घपरासी। चुंबकीय बल दीर्घपरासी नहीं होता, बहुत ज्यादा दीर्घपरासी नहीं होता। जैसे दो मैग्नेट लेते हो आप, पास रखो, अट्रैक्शन हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, थोड़ा और दूर करो, थोड़ा ज्यादा ही दूर कर दो, 1-2 मीटर दूर कर दो, बल लगना बंद हो जाएगा। पहला मैग्नेट दूसरे पे बल नहीं लगाएगा, दूसरा पहले पे बल नहीं लगाएगा, है ना। तो उसकी रेंज ज्यादा नहीं होती। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का बल जो है उसका रेंज बहुत ज्यादा होता है। बच्चों आप
कितने भी हाइट पे चले जाओ, किसी बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे मीनार पे चले जाओ, है ना, अंबानी का जो घर है ना, वहाँ उसके एकदम टॉप पे चले जाओ आप, वहाँ से आप किसी बाल का फ्री फॉल कर दो, अर्थ खींच लेगी बच्चों, अर्थ खींच लेगी, है ना। आप किसी एयरक्राफ्ट में या एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हो, आप 18,000 फुट, 20,000 फुट, 36,000 फुट की हाइट के ऊपर हो, है ना, वहाँ से भी यदि आप किसी पिंड को छोड़ोगे ना तो अर्थ खींच लेगी। यानी अर्थ से आप बहुत दूर चले गए, फिर भी उस पर क्या लग रहा है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है। यानी ये क्या होता है बच्चों, दीर्घपरासी। ये क्या होता है, दीर्घपरासी। पांचवी बात आपको बताता हूँ बच्चों, पांचवी बात बताता हूँ, ये दीर्घपरासी होता है। यह पिंडों के मध्य के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कूलाम बल करता है भाई, आवेशों के मध्य लगने वाला बल करता है भाई, ये नहीं करता। निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला पिंड ये है, दूसरा पिंड है, दोनों के बीच में मान लो बच्चों जो मीडियम है वो क्या है, एयर। कितना बल लगेगा, तो आंसर है F बराबर कितना लगेगा, G m1 m2 और बट्टे में क्या लिखोगे, r²। अब बच्चों एयर की बजाय मान लो कोई दूसरा माध्यम आ गया, मान लो एक पिंड यहाँ है, दूसरा पिंड हजारों मीटर या हजारों किलोमीटर दूर है, तो बीच में बहुत सारे पहाड़ आ गए, अन्य प्रकार की वस्तुएं आ गई, पानी आ गया, कोई भी मीडियम आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी माध्यम आ गया। मान लो आपने कोई दो पिंड लिए, पहला ये है दूसरा ये है, पास पास ले लिए, पहले एयर था, अब आपने दोनों के बीच में ग्लास का स्लेब रख दिया। क्या रख दिया बच्चों, ग्लास का स्लेब। तो मीडियम बोलो आपका क्या आ गया, ग्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी पहला दूसरे पे जो बल लगा रहा था, दूसरा पहले पे जो बल लगा रहा था बिल्कुल लगाएगा, और उनके मान जो है वो भी नहीं बदलेंगे, वो भी कितने होंगे, G m1 m2 बटा r²। यानी इनके बीच का मीडियम यदि चेंज हो जाता है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होता। ये विशेषता नंबर बोलो कौन हो गई, 5। तो देखिए सदैव आकर्षण की प्रकृति का होता है, केंद्रीय बल है, ठीक है, दुर्बल बल है, दीर्घपरासी है, पिंडों के मध्य के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। 5 नंबर बात। 6 नंबर बात बताता हूं आपको, 6 नंबर बात बताता हूं, 6 नंबर बात बताता हूं बच्चों। कंजर्वेटिव फोर्स है, सेंट्रल फोर्स तो है ही है, केंद्रीय बल तो है ही है, इसके साथ साथ यह कंजर्वेटिव फोर्स भी है, संरक्षी बल है, किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता, यह संरक्षी बल है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। कौन सा बल है ये, संरक्षी बल। कौन सा बल है ये, संरक्षी बल, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और लास्ट बात लिख लो बच्चों नंबर 7, यह क्रिया प्रतिक्रिया, इसको हम सवाल के रूप में भी करेंगे। यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, इसका मतलब गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, ये भी न्यूटन ने दिया था भाई, तीसरा नियम भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुरूप है। किसके अनुरूप है बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुरूप है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है आपको याद है ना बच्चों, साधन यदि वस्तु पर बल लगाता है तो वस्तु भी साधन पे बल लगाएगी, है ना, और वो दोनों बल एक को बोलते हैं एक्शन और दूसरे को क्या बोलते हैं, रिएक्शन। मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम, और डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट। तो यहाँ देखिए ये वस्तु नंबर 1 है और ये वस्तु नंबर 2 है ना। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ इसको तो मान लेता हूँ, पहले पिंड को तो मान लेता हूँ वस्तु, और दूसरे पिंड को क्या मान लेता हूँ, साधन। तो बच्चों देखो इस साधन ने इस वस्तु पर, है ना, गुरुत्वाकर्षण का बल लगा दिया। देखो अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण का बल लगा दिया। मैं पूछूं इसका मान कितना है, तो आप सार्वत्रिक नियम से बताओगे G गुणा बल कौन लगा रहा है, ये किस पर लग रहा है, इस पर। तो इन दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल लेना है, तो m2 गुणा m1 लिखो चाहे m1 गुणा m2 लिखो, एक ही बात आ गई। बट्टे में क्या आता है, बीच की दूरी का वर्ग, तो क्या आएगा बोलो, r²। तो ये आ गया। अब देखो बच्चों, साधन ने वस्तु पर बल किधर लगा दिया, +x दिशा में।
किधर लगा दिया बच्चों, प्लस एक्स दिशा में। तो अब देखो बच्चों, साधन ने वस्तु पर बल कहाँ लगा दिया, प्लस एक्स दिशा में, और ये वाला जो बल है, ये वाला जो बल है, इसको मैं नाम क्या दे देता हूं, क्रिया। क्या नाम दे देता हूं, क्रिया। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, क्रिया वस्तु पर हुई है तो प्रतिक्रिया किस पर होगी, साधन पर। तो आप देखो बच्चों, यह पिंड भी इस पिंड को अपनी ओर खींचता है, यह पिंड भी इस पिंड को अपनी ओर खींचता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड ब्रह्मांड के अन्य प्रत्येक पिंड को अपनी ओर खींच रहा है। ये पेन है ना, मेरे टेबल पे जो पेन पड़े हैं उनको भी खींच रहा है, आपके घर पर जो पेन पड़े हैं उनको भी खींच रहा है, आपको भी खींच रहा है, आपकी कॉपी को भी खींच रहा है। यानी ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, इसके अलावा ब्रह्मांड में जितने भी पिंड बच गए ना, प्रत्येक को अपनी ओर खींचता है बच्चों। ठीक है, तो ये वाला जो वस्तु है इस वाले साधन को यानी इस वाले पिंड को अपनी ओर खींचेगा। अब इसका मान कितना है, तो सार्वत्रिक नियम से जी गुणा ये इसको कितने बल से खींचेगा, इसके लिए पहला पिंड ये है, दूसरा पिंड ये, दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल देखो m1 गुणा m2 ही आएगा। बीच की दूरी इनके बोलो क्या आएगी, r ही आएगी, r स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो क्या है बच्चों, सेम। लेकिन ये बल कहाँ लग रहा है, माइनस एक्स दिशा में, माइनस एक्स दिशा में। साधन पे जो बल लग रहा है उसको बोलो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया। तो आप देखो बच्चों, इस बल का मैग्नीट्यूड और इस बल का मैग्नीट्यूड सेम है, जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। इसका डायरेक्शन है प्लस एक्स में और इसका डायरेक्शन का है माइनस एक्स में, यानी दिशा में विपरीत है। सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। एक हो रहा है पहले पिंड पर, दूसरा हो रहा है दूसरे पिंड पर। इसका मतलब ये क्रिया है तो ये क्या है, प्रतिक्रिया। यानी यह बल भी युग्म में पाया जाता है, यानी गति के तीसरे नियम की पालना करता है। इसका मतलब बच्चों ये किसके अनुरूप है बताओ, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुरूप है। ये बच्चों क्या थी बताओ, गुरुत्वाकर्षण के बल की विशेषताएं। क्या थी ये, गुरुत्वाकर्षण के बल की विशेषताएं। चलो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, है ना, महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या बताऊँ भाई, ये पिंड किन्हीं भी दो, ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल है किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगता है बच्चों। यदि दोनों पिंडों में से एक पिंड हमारा अर्थ हो, क्योंकि हमें तो बच्चों अर्थ पे रहना है ना, और हमें तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो इफेक्ट है वो अर्थ के कारण देखना है कि अर्थ अन्य बॉडीज को, अन्य वस्तुओं को किस वाले बल से खींच रही है ना, हमें तो इसको स्टडी करना होता है। तो दो पिंडों में से बच्चों यदि एक पिंड हमारा अर्थ हो तो यह जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, यह जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, एक पिंड यदि हमारा अर्थ हो, यह जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, इस गुरुत्वाकर्षण बल को हम नाम दे देते हैं बच्चों गुरुत्वीय बल। तो मैं कहूँ ना गुरुत्वीय बल लग रहा है, इसका मतलब हमारी पृथ्वी लगा रही है। दो पिंडों में से यदि एक पिंड हमारा अर्थ हो, यदि आप गुरुत्वाकर्षण बल बोल रहे हो, इसका मतलब कोई दो सामान्य पिंड है, हो सकता है एक आपका जुपिटर है, एक आपका मार्स है, लेकिन आप बोल देते हो कि गुरुत्वीय बल, तो 101% आप श्योर हो जाओ कि एक पिंड हमारा अर्थ है, दूसरा कोई सा भी हो सकता है। उड़ता हुआ एक एयरक्राफ्ट हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है ना, कोई दूसरा प्लेनेट हो सकता है ना, लेकिन एक पिंड आपका अर्थ है। तो बताओ, ध्यान दें, गुरुत्वीय बल यह भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल है, लेकिन दोनों पिंडों में से एक पिंड हमारा क्या है, अर्थ है। एक पिंड हमारा क्या है, अर्थ है। चलो थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफली आपको बता देता हूँ। कल मैं गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे पहले वेक्टर फॉर्म लिखूंगा बच्चों, सदिश रूप लिखूंगा, है ना। और वेक्टर फॉर्म लिखने के बाद मैं आपको यह भी दिखाऊंगा, मैथमेटिकली यह दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है, इसका मतलब मेरे को ये प्रूव करना है कि F12 बराबर F21, यानी मैग्नीट्यूड सेम। लेकिन यदि वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ चिन्ह माइनस का आ जाएगा, यानी दिशा क्या है, विपरीत। ये किस पर लग रहा है, पहले पर, ये किस पे लग रहा है, दूसरे पर। पहले पे जो लग रहा है उसको मैंने क्या बोल दिया, एक्शन। दूसरे पे जो लग रहा है उसको मैंने क्या बोल दिया, रिएक्शन। एक्शन कौन कर रहा है, 2 नंबर, तो रिएक्शन कौन कर रहा है, 1 नंबर। माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब बोलो बच्चों दिशा क्या है, विपरीत। दिशा क्या है, विपरीत। तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि एक्शन रिएक्शन जो आपका नियम है, या गति का जो आपका तीसरा नियम है, ये उसको फॉलो कैसे करता है, उसकी अनुपालना कैसे करता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो चीज़ याद रखनी है, ध्यान से सुनो, आप लोगों को जो चीज़ याद रखनी है वो ये वाली है कि द्रव्यमान m1
और द्रव्यमान m2 के पिंड कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। ये पहला पिंड है और ये दूसरा पिंड। तो दूसरा पिंड पहले पिंड को अपनी ओर खींचेगा, है ना, पहला पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचेगा। और ये वाला जो बल होगा जो इनके बीच में लग रहा है, चाहे वो ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, Gm1m2 बट्टा r²। तो जो सार्वत्रिक नियम है उससे आपको केवल और केवल इस बल का परिमाण पता लग रहा है, बल का परिमाण पता लग रहा है। इस सूत्र को देखकर आप ये नहीं बता सकते इस बल की दिशा क्या है, इस बल की दिशा क्या है ना। यहाँ यदि आप देखो तो ये हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखे हुए हैं, तो इस बल की दिशा तो क्या है बच्चों, आई कैप, और इस बल की दिशा क्या है, माइनस आई कैप, है ना। तो इस सूत्र से हमें यह नहीं पता लग रहा कि बल की दिशा क्या है। तो हम बल का ऐसा सूत्र लिखेंगे जिसमें आपका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। और डायरेक्शन का मतलब बोलो बच्चों क्या होगा, यूनिट वेक्टर। क्या होगा, यूनिट वेक्टर। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश रूप, गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश रूप। तो ये आज हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर की जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है, जो सबसे मूल बात है, जो बच्चों नींव वाली बात है, वो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। क्या है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। आप लोगों ने देखा कि कोई भी पिंड लो, उसको आप बच्चों मुक्त रूप से छोड़ दो, हमारा अर्थ उसको क्या करता है, खींच लेता है। अर्थ उस पिंड पर जो बल लगाता है वो कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण का बल है। कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण का बल है। वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रयोगशाला में अपने प्रयोगों से यह पाया कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला यह जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी पिंडों के बीच की दूरी यदि बढ़ा दोगे तो गुरुत्वाकर्षण का बल कम हो जाएगा, है ना, और यदि दूरी कम कर दोगे तो गुरुत्वाकर्षण का बल बढ़ जाएगा। और इसका फार्मूला क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के मैग्नीट्यूड को बताता है, तो इसका आंसर है F बराबर Gm1m2 बटा r²। ठीक है बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है इसको हम यहीं पूरा करते हैं। ओके, थैंक यू।